आज से तकरीबन 4,500 साल पहले जब दुनिया के बेशतर हिस्सों में इंसान गारों और झोंपड़ियों में रहता था, बरसगीर के शुमाल मगरब हिस्से में एक ऐसी तहजीब जन्म ले रही थी जिसमें नज़्म व ज़ब्त और शहरी मनसूबाबंदी की नई मिसालें कायम की। ये वादी सिंध की तहजीब जो अपने दौर के मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी अजीम तहजीबों के नक्शे कदम पर नहीं बल्कि उनसे कहीं ज़्यादा जदीद और मुनज़्ज़म थी। आज की इस वीडियो में हम दरियाफ्त करेंगे कि वो कौन लोग थे जिन्होंने सहराओं और दरियाओं के किनारे दुनिया के पहले बाकायदा शहर बसाए। पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं कल्बे फैसल के साथ। वादी सिंध की तहजीब का अरूज 2500 कबल मसीह से 1750 कबल मसीह के दरमियान रहा। ये तहजीब मौजूदा पाकिस्तान के तमाम सूबों, भारत के शुमाल मगरब हिस्सों और अफगानिस्तान के कुछ इलाकों तक फैली हुई। इसका कुल रकबा तकरीबन 1.3 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर था, जो उस वक़्त की कदीम मिस्री और मेसोपोटामियम की तहजीबों के मजमूई रकबे से भी ज़्यादा बड़ा था। माहिरीन आसार कदीमा ने इस तहजीब को 3 बड़े अदवार में तकसीम किया है। इब्तदाई दौर 3300 कबल मसीह से 2600 कबल मसीह, जहाँ देहात शहरों में बदल रहे थे। पुख्ता दौर 2600 से 1900 कबल मसीह में रहा, जहाँ हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे अजीम शहर अपने अरूज पर थे। और आखिरी दौर 1900 से 1300 कबल मसीह, जहाँ इस तहजीब का ज़वाल शुरू हुआ। इसके 1000 से ज़्यादा मकामात दरियाफ्त हो चुके हैं। शहरी मनसूबाबंदी और फ़न तामीर की अगर बात करें तो इस तहजीब की सबसे हैरानकुन खुसूसियत इसकी शहरी मनसूबाबंदी थी। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के शहर ग्रिड सिस्टम पर बने हुए थे, यानी तमाम गलियां एक दूसरे को 90 डिग्री के ज़ाविये पर काटती थी। नकासिया आब के निज़ाम की अगर बात हो तो हर घर का गंदा पानी पक्की ईंटों से बनी ढकी हुई नालियों के जरिए शहर से बाहर जाता था। ये सफाई का वो निज़ाम था जो यूरोप को हज़ारों साल बाद नसीब हुआ। मोहनजोदाड़ो में तकरीबन 700 कुएं दरियाफ्त हो चुके हैं, जो पानी की फराहमी का बेहतरीन निज़ाम था। और अगर इसके ग्रेड बात और अजीम हमाम के बारे में बात करें तो मोहनजोदाड़ो में दरियाफ्त होने वाला अजीम हमाम 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा है, जो इस दौर की इंजीनियरिंग का शाहकार है। और गालिबन मजहबी रसूमात के लिए भी यही हमाम इस्तेमाल होता था। और अगर इनके अनाज के स्टोरेज सिस्टम की बात की जाए तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में बड़े अनाज के गोदाम मिलेंगे जो 45 मीटर लंबे, 15 मीटर चौड़े। और ये इस बात का सबूत है कि ये तहजीब अनाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और तकसीम का मुनज़्ज़म निज़ाम रखती थी। इस तहजीब की एक ख़ास बात पक्की ईंटें भी थी। इस तहजीब के लोग धूप में सेकी हुई नहीं बल्कि म्यारी साइज़ की आग में पकी हुई ईंटें इस्तेमाल करते थे, जो उनकी पायदार सोच की अक्कासी। और फ़नी दस्तकारी और पुरस्कार तहरीरों की बात करें तो वादी सिंध के लोग सिर्फ ममार नहीं बल्कि बेहतरीन फनकार भी थे। एक और हैरत की बात यह है कि यहाँ से 2000 से ज़्यादा मोहरें यानी सील्स बनी, जिन पर हाथी, गैंडे, शेर और एक सींग वाला जानवर यूनिकॉर्न की तस्वीरें कुंदा थी। ये मोहरें आमतौर पर सेटेनाइट से बनी हुई और मशहूर कांसी का नाचने वाली लड़की का मुजस्मा, जो तकरीबन 10.5 सेंटीमीटर ऊंचा, और पुजारी बादशाह प्रीस्ट किंग का पत्थर का मुजस्मा, जो कि तकरीबन 17.5 सेंटीमीटर ऊंचा था। इनकी फनकाराना महारत के सबूत थे। ये मुजस्मे उस वक़्त की जदीद धातकारी और तराश खराश की अक्कासी करते हैं। इन मोहरों पर एक ख़ास तहरीर भी मौजूद थी जिसे आज तक दुनिया का कोई माहिर रसानियत पढ़ नहीं सका। इस तहरीर में 400 से 600 मुख्तलिफ अलामात हैं। ये तहरीर इस तहजीब का सबसे बड़ा राज है। जिस दिन ये हल होगी हमें उसके हुक्मरानों, कवानीन और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में सब मालूम हो जाए। इस तहजीब की बुनियाद ज़राअत और तजारत पर थी। ये लोग गंदम, जौ, मटर, तिल और कपास काश्त करते थे। दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने और उससे कपड़ा बनाने का सेहरा भी इन्हीं के सर जाता है। वादी सिंध के ताजिर समुद्री रास्तों के जरिए मेसोपोटामिया, मौजूदा इराक, खलीज फारिस और वस्ती एशिया तक तिजारत करते थे। मेसोपोटामिया से मिलने वाली सिंधी मोहरें इस बात का सबूत है कि इनका तजारती नेटवर्क बहुत वसी है। इन्होंने तजारत के लिए 16 के गुन्ना पर मबनी वजन और पैमाइश का एक यकसा निज़ाम वाज़ह कर रखा था, जो इनकी माशी पुख्तगी को जाहिर करता था। इनके वेट पत्थर के बने हुए थे और निहायत दुरुस्त पैमाइश के हामिल भी थे। सोने, चांदी, तांबे और कांसी से बने जेवरात, बर्तन और औजार इनकी दस्तकारी का हिस्सा थे। और अगर मजहबी अकायद
اور سماجی ڈھانچے کی بات کی جائے تو آثار قدیمہ سے ملنے والے شواہد یہ بتاتے ہیں کہ لوگ فطرت کی پوجا کرتے تھے۔ ایک ایسی مہر جس پر پشوپتی، جانوروں کا دیوتا جسے کہا جاتا ہے، کی تصویر بنی ہے، جو یوگی کے پوزیشن پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد مختلف جانور ہیں۔ ان کی مذہبی رجحانات کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ درختوں اور جانوروں کی پوجا بھی رائج تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں سے کوئی بڑا مندر یا محل نہیں ملا، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہاں کا سماجی ڈھانچہ برابری کی بنیاد پر تھا یا یہاں کے حکمران مذہبی پیشوا تھے۔ 1900 قبل مسیح سے شروع ہو کر 1300 قبل مسیح تک یہ عظیم تہذیب اچانک زوال کا شکار ہو گئی، جس کے بارے میں مختلف نظریات بھی سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے جو امکان ہے وہ ماحولیاتی تبدیلیوں کا ہے، دریائے سرسوتی خشک ہونا یا سندھ اور اس کے مامن دریاؤں کا رخ بدلنا۔ دوسری وجہ شاید سیلاب ہو۔ موئن داڑو کی کھدائی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر کم از کم 7 بار سیلاب کی زد میں آیا۔ تیسری وجہ خشک سالی بھی بتائی جاتی ہے کہ طویل خشک سالی نے زراعت کو شدید نقصان پہنچایا ہوگا، اور اس کے علاوہ بیرونی حملوں کے بارے میں بھی امکانات ظاہر کیے جاتے ہیں۔ کچھ ماہرین آریوں کے حملے کو اس کی وجہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ اس کی براہ راست شواہد کم ہیں۔ جدید تحقیق بتاتی ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیاں زیادہ مضبوط وجہ ہو سکتی ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب بھلے ہی ختم ہو گئی، لیکن اس کے اثرات آج بھی ہمارے کلچر، برتنوں کے ڈیزائن، بیل گاڑیوں اور زراعت کے طریقوں میں زندہ ہیں۔ یہ تہذیب ہمیں سکھاتی ہے امن، صفائی اور بہترین منصوبہ بندی ہی کسی قوم کو تاریخ میں امر کر سکتی ہے۔ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے انسانی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اسے شیئر کریں اور ہمیں بتائیں آپ اس پراسرار تہذیب کے بارے میں اور کیا جاننا چاہتے ہیں۔ یہ تھا قلب فیصل، جہاں ہم کہانیاں نہیں سناتے، ہم تہذیبوں کی خاموش آواز سنتے ہیں۔ لائک اینڈ سبسکرائب۔ جزاک اللہ خیر۔